हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें जो कि आपको भेजा गया है। और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह आपकी धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है, सेकेंड हाउस में विराजमान है और यह राहु के साथ विराजमान है। देखिए, और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि द्वितीय भाव में जो सूर्य हैं राहु और केतु से पीड़ित हैं और सूर्य 0.4 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं जो कि कुंडली में बहुत कारक होते हैं। तो द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब का होता है। तो द्वितीय भाव में सूर्य राहु एवं केतु से पीड़ित हो जाए तो इसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कुटुंब से मतभेद हो जाता है और धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और जब भी सूर्य राहु केतु की दशा आएगी तो धन से संबंधित नुकसान भी होगा। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शुक्र का मंत्र जाप करें, इसे प्रबल करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और चंद्रमा यहाँ आपके एकादश भाव में विराजमान है और अष्टम भाव जो होता है अचानक धन प्राप्ति के लिए भी उसको माना जाता है। तो एकादश भाव में जो चंद्रमा विराजमान है जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। कई बार अचानक धन का लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा यहाँ देखिए 0.1 डिग्री का बिल्कुल कमजोर है और आयु के भी स्वामी है। तो आयु के स्वामी को कमजोर कभी भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण स्वास्थ्य, आयु, जीवन की उन्नति में भी परेशानी होती है। और मंगल जो है वहाँ जो चंद्रमा है वह अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है। चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए। मोती भी धारण कर सकते हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यदि आप मोती धारण करेंगे तो आमदनी का श्रेष्ठ योग होगा, अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में तो विद्या बुद्धि संतान के लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में द्वादश भाव में खुद के घर में विराजमान है और मंगल पंचमेश भी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और प्रबल कारक भी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में विराजमान हो गए तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी होती है। कारण क्योंकि मंगल पर देखिए केतु की दृष्टि भी है। मंगल 28 अंश के हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, कारक हैं, परंतु अंश बल में भी कमजोर हैं और द्वादश भाव में भी चले गए। भले ही अपने घर में है लेकिन इस पर केतु की दृष्टि भी है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होती है। और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी केतु की दृष्टि के कारण परेशानी होती है। और अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल यहाँ से तृतीय भाव में देख रहे हैं, शनि के घर में तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। षष्ठ भाव में मंगल दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल यदि सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ एक मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है तो परेशानी भी होती है। तो यहाँ आपने देखा कि त्रिकोण का स्वामी मंगल होने के बावजूद भी यहाँ पर केतु से पीड़ित हो गया, जिसके कारण परेशानी का योग बना रहा है। तो यहाँ आपको इन सारी जो परेशानियों से बचने के लिए मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का कड़ा धारण करें और मंगल से संबंधित उपाय भी करें। क्योंकि मंगल यहाँ सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी भी करेंगे, मतभेद भी करवा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ मंगल का आप मंत्र जाप करें, तांबे का कड़ा धारण करें और उपाय भी करें, दोनों ही करें। उपाय इसलिए कि मंगल यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं तो उससे संबंधित परेशानी का योग ना हो। बुध इस कुंडली में लग्न में विराजमान है और बुध जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और लग्न में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है।
तो बुध के यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह भी होता है और पत्नी का बहुत अच्छा सुख मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रेम व्यवहार भी रहता है पत्नी के साथ। तो यहाँ रोजगार में भी फायदा है, पत्नी के सुख में भी फायदा है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी मतलब अच्छा योग बना रहे हैं। तो बुध के लिए कुछ उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते तो गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु जो है उनको सिर्फ राहु ही पीड़ित करते हैं, बाकी कोई ग्रह से ऐसे पीड़ित नहीं होते हैं। शनि की भी दृष्टि है इस पर। तो गुरु यहाँ क्या करेंगे कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से एकादश भाव में देखते हैं चंद्रमा के ऊपर, तो एक तरह से यह गजकेसरी योग भी बन रहा है। आमदनी के अच्छा योग बनता है। लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है। भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो गुरु यहाँ पे अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन 9 अंश के हैं तो आप इनका रत्न भी धारण कर सकते हैं, इसको प्रबल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं, हर तरह से लाभ दे रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव में विराजमान है और यह सूर्य एवं राहु के साथ विराजमान है। तो यहाँ पे जो सूर्य है, शुक्र पहले जो बता दूं आपको आमदनी के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है। तो इसको अकारक भी माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आमदनी के लिए ठीक है। तो अब एकादश भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो इसको अच्छा योग माना जाता है। लेकिन एकादश भाव आमदनी के साथ साथ कर्ज के भी स्वामी है और यहाँ जो है द्वितीय भाव में विराजमान है तो आमदनी अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कर्ज लेकर भी काम चलाते हैं, परंतु कर्ज चुक जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वह लग्न में विराजमान है। तो यहाँ पे जो शुक्र है, मतलब मेरा यही कहना है कि यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति कर्ज लेकर भी काम चलाते हैं और आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति लोन लेकर काम चलाते ही हैं, परंतु यहाँ जो शुक्र जो है वो सूर्य के साथ विराजमान है देखिए, और इन दोनों में डिग्री में भी अंतर नहीं है। राहु भी यहाँ पे है। तो यह जो होता है कि आपको आमदनी से संबंधित तो लाभ होगा, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, लेकिन जो शुक्र होते हैं वह वैवाहिक जीवन के स्वामी भी होते हैं और द्वितीय भाव जो होता है हमारे कुटुंब का होता है। तो यहाँ शुक्र का सूर्य के साथ और राहु के साथ विराजमान हो जाना, यह भी पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में कमी का भी योग बनाते हैं और कुटुंब से मतभेद का भी योग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम में सफलता नहीं प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया सप्तम भाव पे गुरु विराजमान है और बुध भी देख रहे हैं, तो यह तो बहुत अच्छा योग है पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन मंगल का जो यहाँ पे दृष्टि है तो इसके कारण कुछ मतभेद करवा सकता है। और शुक्र जो है वैवाहिक जीवन के स्वामी है, वह सूर्य और राहु के साथ विराजमान है, तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए, कुटुंब के सुख के लिए यह सब अच्छा नहीं माना जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव, द्वितीय भाव दोनों ही देखा जाता है। तो यहाँ आपको शुक्र का जो है मंत्र जाप करना चाहिए। राहु केतु का दान उपाय तो आपको करना ही है। शुक्र का आपको मंत्र जाप करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में धन के स्वामी हैं और छोटे भाई बहन और पराक्रम के स्वामी हैं और यहाँ लग्न में विराजमान हैं शनि यहाँ पर। तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। पराक्रम में भी वृद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि शनि यहाँ से खुद के भाव में यहाँ से देख रहे हैं, देखिए अपने ही घर में देख रहे हैं। तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और धन का संग्रह भी होगा, क्योंकि धनेश लग्न में बैठ गए तो धन का संग्रह भी होता है। और यहाँ से शनि सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ कोई विशेष परेशानी नहीं देने वाले हैं गुरु पर दृष्टि के कारण शनि। और शनि यहाँ से दसम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रबल नहीं करना है। 24 अंश के ठीक है, आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं और सामान्य जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय भी आप कर सकते हैं, परंतु इसका रत्न धारण आपको नहीं करना है। राहु यहाँ पर सूर्य के साथ और शुक्र के साथ विराजमान है। तो यहाँ मैंने जैसे कि बताया भाग्य के स्वामी है सूर्य और आमदनी का स्वामी है शुक्र और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन
प्रेम, इन सब चीज़ों के भी स्वामी जो शुक्र होते हैं। तो राहु इन दोनों के साथ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी, और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और राहु यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में अच्छा योग नहीं बनाएगा, वहाँ पे परेशानी होगी। और यही राहु यदि दसम भाव में देखेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही ग्रह किस प्रकार लाभ और हानि दोनों दे सकते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ विराजमान होने के साथ या अलग अलग राशि और भाव में विराजमान होने के कारण। तो यहाँ हमें राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। राहु का रत्न नहीं धारण करना है, इसको प्रबल नहीं करना है। केतु यहाँ पे षष्ठ भाव में विराजमान है तो आयु के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में परेशानी होती है। और यहाँ से केतु मंगल के पे दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए यहाँ द्वादश भाव में। तो मंगल जो है विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होती है, अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को नींद भी ठीक से नहीं आती है, तो ये सब कई प्रकार की परेशानी होती है। और केतु यहाँ से दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव में तो सूर्य के ऊपर, तो यहाँ भी वही धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। तो इस प्रकार आप सभी फलादेश ग्रहों का आप समझ गए होंगे। मुख्य रूप से देखिए, आपको सूर्य को और चंद्रमा को, इनको और मंगल को, इनका मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और राहु केतु शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करने हैं। राहु केतु का रत्न धारण आपको नहीं करना है। और शुक्र का मैंने बता ही दिया कि इसका भी मंत्र जाप करें, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। हरिओम तत्सत।